अधिकार होता क्या है? कागज में हम लिख दिए अधिकार आपको है। अधिकार का मतलब क्या हुआ? लिख दिया आपको बराबर का अधिकार है, लेकिन आपके सामने हम बैठने नहीं देंगे। फिर कैसा बराबरी का अधिकार है? आपको हम पढ़ने के लिए आपकी स्कूल जो है वो आपको स्कूल में जाने की व्यवस्था ही नहीं करेंगे, तो ये क्या बराबरी का अधिकार है? बराबरी का अधिकार कागज में लिखा हुआ वाक्य नहीं ना है, वो व्यवहार में किस तरह से आ रहा है उसको हमको हकीकत को उस हकीकत को हमको समझना पड़ेगा। आपके कहने से तो बात नहीं बनेगी ना कि इतने साल हो गए सबको समान अधिकार है। अरे भाई, समान अधिकार तो कागज में लिखा हुआ है, समाज ने उसको स्वीकार कहाँ किया है? समाज तो भी इसको स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। आज भी महिलाओं के साथ जो व्यवहार होता है उसको भी बराबर का अधिकार है, लेकिन आप बताइए क्या उसके साथ व्यवहार होता है? जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं जब भी आपके सामने रूबरू होता हूं तो कोई न कोई नया हस्ती और जो समाज के चिंतक हैं उनको लाके आपके सामने पेश करता हूं, ताकि आपके जो क्वेश्चन है, जो आपके अंदर धारणा बना हुआ कि समाज में, तो उसको तोड़ने के लिए, उसको समझने के लिए बार बार आपके सामने लाता हूँ। तो उसी सिलसिले में आज एक जाने माने पत्रकार हैं और पूरे समाज के चिंतक हैं और समाज को अच्छी तरह समझते हैं और सही दिशा बताते हैं। तो समझने के लिए आज मेरा जो मुद्दा है, आरक्षण। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए या सामाजिक आधार पे, या किस आधार पे आरक्षण हो? जैसे अभी कोर्ट ने एक याचिका दायर किया गया है कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर होना चाहिए, और कोर्ट ने इस बार को मान भी लिया है कि हाँ, इस पर हम विचार करेंगे। और इसी तरह से जो एससी बाबा साहब ने समाज को 6,743 जातियों को इकट्ठा करके एससी में उसको तब्दील किया, तो उसको कुछ दिन बाद एससी को दो वर्गों में बांट दिया, एससी डीएससी। तो उस सब को समझने के लिए हमारे साथ अनिल चामड़िया सर हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर ये क्या समझते हैं। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, जय भीम। कैसे स्वास्थ्य है सर आपका? ठीक है, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा समाज में बना हुआ है सर, कि बाबा साहब ने 6,743 जातियों को बांट करके अनुसूचित जाति में पिरोया, लेकिन कुछ दिन में सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी को दो वर्गों में बांट दिया, एससी और डीएससी। तो आप क्या समझते हैं कि जो समाज है, जो उसको अधिकार मिलना चाहिए आरक्षण का, क्या बांटने से मिलेगा या संगठित रहने से मिलेगा? क्या आप समझते हैं? देखिए, पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि आरक्षण है क्या। आरक्षण, पूरी दुनिया में आरक्षण देने का एक तरह से जो भी अच्छा समाज चाहता है, अच्छा शासन चाहता है, उसके यहाँ आरक्षण देने का फैसला किया गया है। जैसे मान लीजिए अमेरिका में आरक्षण है, वो किस आधार पे है? मान लीजिए अगर वहां नस्ल के आधार पर भेदभाव है तो वहां पर भी उसकी व्यवस्था है। जैसे मान लीजिए कि पूरी दुनिया में महिलाओं के आरक्षण की बात की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि महिलाओं को विकास की जो पूरी प्रक्रिया रही है, हमने महिलाओं को दोयम दर्जे का माना है, पीछे रखा है। तो जाहिर सी बात है कि वो पीछे रह गई हैं, बहुत पीछे रह गई हैं। तो उनको बराबरी के स्तर पर लाने के लिए आरक्षण की बात होती है पूरी दुनिया में। तो कहीं वो भाषा के आधार पर, कहीं वो शारीरिक क्षमता अक्षमता के आधार पर, कहीं नस्ल के आधार पर, ये सब कुछ की व्यवस्था है। भारत में एक अलग स्थिति है। भारत में स्थिति क्या है? जाति के आधार पर लोगों को पढ़ने से मना किया गया, लोगों को संपत्ति जमा करने से मना किया गया। ये लिखा हुआ है यहाँ के शास्त्रों में कि महिलाओं के पास धन जमा नहीं होना चाहिए, दलितों के पास धन नहीं होना चाहिए, दलितों को पढ़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। ये तो भाई चला आ रहा है। अब हमने क्या किया कि हमने एक समय के बाद ये तय किया, नहीं साहब,
जो बात पीछे गैर बराबरी के स्तर पे चल रही थी, अब वो खत्म होनी चाहिए और हमने एक संविधान बनाया समानता का सिद्धांत। अच्छा, ये भी बात इंटरेस्टिंग आपको बताए हम कि जब अंग्रेजों का शासन था तब भी हम आरक्षण की मांग करते थे। किसके लिए मांग करते थे? इंडियंस के लिए मांग करते थे। क्यों इंडियंस के लिए मांग करते थे? क्योंकि भारतीय समाज के लोग अंग्रेजी शासन के ढांचे में बहुत कम थे, तो उनके लिए केवल नौकरी में मांग नहीं करते थे, हम उनके लिए मांग करते थे कि ठेकेदारी में भी भारतीयों को आप आरक्षण दीजिए, यानी ठेकेदारी के काम में। हथियारों के लाइसेंस के लिए कहते थे कि जो भारतीय हैं उनके पास हथियारों के लाइसेंस नहीं दिए जाते हैं, उनको आप लाइसेंस दीजिए। यानी कि कोई भी ऐसी बात नई नहीं है जो आज मांग की जाती है, या 1947 के बाद जो व्यवस्था की गई वो कोई नई बात नहीं है। आरक्षण यहाँ चूंकि सामाजिक स्तर पर भेदभाव है, तो इसीलिए संविधान में हमने क्या किया, शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर पिछड़ेपन के आधार पर हम आरक्षण दें। तो इसका मतलब स्पष्ट है। हमारे सामने क्या उस समय डिबेट नहीं थी, बहस नहीं थी कि भाई ये आर्थिक आधार पे गरीब अमीर की बात होनी चाहिए। भाई गरीब अमीर के कार्यक्रम अलग थे, और दूसरी बात जो सामाजिक भेदभाव था उसको खत्म करने के लिए अलग था। यहाँ पर क्यों जो अनटचेबल जो कानून है, एंटी अनटचेबल कानून है, छुआछूत विरोधी कानून, दुनिया में और कहीं नहीं, यही है। क्यों है? क्योंकि सामाजिक स्तर पर आप अछूतपन का व्यवहार करते हैं, किसी को कहते हैं ये शूद्र है, ये इसकी परछाई नहीं हमारे हमको दिखनी सर चाहिए। सर अब तो 70 साल हो गए, अब तो छुआछूत भेदभाव खत्म हो गया है ना। अब भेदभाव कहाँ होता है? अब क्या कहते हैं, आरक्षण की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, आपके कहने से तो बात नहीं बन जाएगी ना। आज भी आप देखिए ना, 70 साल का हो गया है, 70 साल के हो गए, 70 साल आजादी के, या आप कहिए अंग्रेजों के जाने के, आजादी की बात तो छोड़िए, अंग्रेजों के जाने के 70 साल हो गए। लेकिन आज भी बताइए कि कोई जज, वो वो जज जो अनुसूचित जाति वर्ग का हो, अगर वो जज रिटायर होता है या उसकी जगह पर कोई दूसरा आता है तो उसकी कुर्सी धुलवाई जाती है। मंदिर में अभी राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति उड़ीसा गए, इसके पहले के राष्ट्रपति, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ? मंदिरों में आप जाने नहीं देते। तो मेरा ये कहना है कि वो आपके कहने से कि 70 साल हो गए, इससे बात नहीं बनेगी। हजारों साल पुरानी व्यवस्था है, आप चाह रहे हैं जादू की तरह खत्म हो गया, जादू की तरह खत्म हो जाएगा? नहीं, ये खत्म करने के लिए आपको अभी सैकड़ों साल लगेंगे। नहीं, अब अधिकार तो सबको बराबर है ना, एससी एसटी ओबी सवर्ण दलित सबको अधिकार तो बराबर दिया गया ना। तो अब क्यों आरक्षण की जरूरत है? और ये मांग हो रही है कि इनको तो जब आजाद नहीं था इनको धुतकारा जा रहा था, लेकिन अब तो अधिकार है ना, अब क्यों आरक्षण की जरूरत है, ये बात हो रही है। अधिकार होता क्या है? कागज में हम लिख दिए अधिकार आपको है। अधिकार का मतलब क्या हुआ? लिख दिया आपको बराबर का अधिकार है, लेकिन आपके सामने हम बैठने नहीं देंगे। फिर कैसा बराबरी का अधिकार है? आपको हम पढ़ने के लिए, आपकी स्कूल जो है वो आपको स्कूल में जाने की व्यवस्था ही नहीं करेंगे, तो ये क्या बराबरी का अधिकार है? बराबरी का अधिकार कागज में लिखा हुआ वाक्य नहीं ना है, वो व्यवहार में किस तरह से आ रहा है, उसको हमको, हकीकत को, उस हकीकत को हमको समझना पड़ेगा। आपके कहने से तो बात नहीं बनेगी ना कि इतने साल हो गए सबको समान अधिकार है। अरे भाई, समान अधिकार तो कागज में लिखा हुआ है, समाज ने उसको स्वीकार कहाँ किया है? समाज तो अभी इसको स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। आज भी महिलाओं के साथ जो व्यवहार होता है उसको भी बराबर का अधिकार है, लेकिन आप बताइए क्या उसके साथ व्यवहार होता है? दलितों की, अच्छा हम बोलते हैं कि आज आप बोल रहे हैं कि बराबर का अधिकार है, लेकिन आज भी कोई, राजस्थान की बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिलती कि कोई अपनी मर्जी से शादी कर रहा है, बैंड बाजा बजा रहा है, घोड़ी पे बैठ रहा है, उसको मारा जा रहा है। तो कौन मार रहा है, कौन विरोध कर रहा है सर? समाज का जो जो सदियों से जियो उस विचारधारा में जी रहा है कि भाई हमारा वर्चस्व बने रहना चाहिए,
हम जिसको कहते हैं अछूत है, हम जिसको कहते हैं नीच है, हम जिसको कहते हैं छोटा है, हम जिसको कहते हैं दलित है, वो उसी स्थिति में रहे जिस स्थिति में पहले था। अगर उससे निकलने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। कौन कर रहा है? समाज में ये जो विचारधारा है, वर्चस्व बनाने की विचारधारा, वर्चस्व को कायम रखने की विचारधारा, ये सबके दिमाग में बात अगर है तो वो लोग ऐसे ही हमला करते हैं। आप कितना हमला करते हैं सोच लीजिए, जान ले लेते हैं। आपका कहना मतलब अगर सवर्ण जो है दलित को सताते हैं, उनसे भेदभाव करते हैं, लेकिन एससी में भी तो वाल्मीकि समाज जो है और जो चमार जिसको जाटो कहते हैं, वो जाटो चमार जो है वाल्मीकि हिस्सा खा ले रहे हैं, उनको हक नहीं दे रहे, उनके शादी ब्याह नहीं कर रहे हैं, उनसे साथ भेदभाव कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं देखते आप? नहीं, आप तो उस सुविधा से बात कर रहे हैं ना कि जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो बना हुआ है सिस्टम, उसके अनुसार आप बात कर रहे हैं कि एक वर्ण का आदमी दूसरे वर्ण के लोगों को सताता है। मैं कह रहा हूं कि उसका आधार जाति है। हर जाति एक दूसरे को सता रही है। ब्राह्मण में भी ये बात देखिएगा कि नहीं, छोटा ब्राह्मण है, बड़ा ब्राह्मण है। शूद्रों में भी ये बात है। तो जब ये बात आपको ये मालूम है कि हर जाति एक दूसरे को नीचा समझने की विचारधारा में जी रही है, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा? केवल सवर्ण कहने से काम नहीं चलेगा। आप ठीक कह रहे हैं कि सवर्ण जो है वो दबाता है, सवर्ण तो एक तरफ है जो दबा रहा है। दलित के भीतर भी ये बात होगी, पिछड़ों के भीतर भी बात होगी। पिछड़ा दलित का ये जो आज जो सूची है वो तो आज हम लोगों ने बनाई है ना, ये तो आज के समाज का बना हुआ है, ये पहले के समाज का नहीं है। जैसे मान लीजिए आज हम कहते हैं कि जो अछूत हैं और शूद्र हैं मर्ज कर गए, एक में मिल गए हैं सूची के अनुसार। आज जो पिछड़े वर्ग के लिए कहे जाते हैं, क्या वो शूद्र नहीं कहे जाते थे? वो शूद्र ही कहे जाते थे। सर एक बात बाद में बार बार आ रही है कि जैसे बैकवर्ड में यादव सबसे बड़ी जाति है तो बाकी जातियों का हक खा रही है, उसी तरह के ये जो एससी में है कि जो जाटो चमार जो है वाल्मीकि की हिस्सा खा रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, कोई किसी का हिस्सा नहीं खा रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। और ये कास्ट इंजीनियरिंग का मसला है। जो वर्चस्ववादी लोग होते हैं वो आपके भीतर ये जाति की भावना कैसे बनी रहे इसका तरीका निकालते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक जाति को सिंगल आउट करेंगे, यानी एक जाति को सामने रख देंगे आपके कि देखिए ये आपका हक खा रहा है। नौकरी है 27, नौकरी है 27, और वो 27 में भी मिलना नहीं है 27, मिलना है थोड़ा सा ही। अब उसमें जो है आपके सामने कैंडिडेट जो आ रहे हैं, वो कैंडिडेट आ रहे हैं आपके 50-40 जो भी आते हैं, उसमें से आपका चयन होना है। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं कि एक जाति के लोग ज्यादा आ गए। एक जाति के लोग ज्यादा आ सकते हैं, एक तो नंबर एक की वो नंबर में ज्यादा है, नंबर में वो ज्यादा है, संख्या में ज्यादा है, इस हिसाब से देखिए आप। दूसरा ये कि मान लीजिए कि एक समाज के एक हिस्से में जो जागरूकता है पढ़ाई लिखाई की जो पूरा उनके यहाँ ढांचा बना हुआ है वो ज्यादा विकसित हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो आगे आएंगे, वो आगे रहेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि इस नारे को, ये जो नारा लगाया जाता है यादव खा गया, चमार खा गया, जाटो खा गया, ये केवल आपस में मतभेद पैदा करने के लिए और संघर्ष पैदा करने के लिए। ये वर्चस्व वाला जो समाज है ना, वो टिका किस पर है? ये हमारे और आपके संघर्ष पे टिका है। हमारी और आपकी जिस दिन लड़ाई खत्म हो जाएगी, हम मान लेंगे और समझ लेंगे ठीक तरीके से कि आखिर में कारण क्या है। नौकरी एक को मिलने का, दूसरे को न मिलने का कारण क्या, अगर इसको ठीक से समझ लेंगे तो उनका वर्चस्व तो ऐसे ही सर खत्म जी, हो जाएगा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है कि जो वाल्मीकि समाज के लिए, वाल्मीकि समाज का कहना है कि बहुत दिन के बाद, लड़ाई लड़ने के बाद हमारे हक में ये निर्णय आया, लेकिन जाटो लोग विरोध कर रहे हैं। आखिर जब हमको सुप्रीम कोर्ट हमको दे रहा है अधिकार, तो ये विरोध क्यों हो रहा है हमारे हक अधिकार के लिए? आप क्या इसको देखते हैं? मैंने कहा ना कि देखिए कास्ट इंजीनियरिंग है, कास्ट इंजीनियरिंग है, और ये जाति की जो भावना है उसको बनाए रखना है। एक तो बात ये है। दूसरी बात है कि देखिए हमको ये जो आरक्षण मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, हमें बात समझनी चाहिए इसको। हमको इसलिए आरक्षण मिल रहा है कि हमको समाज में दक्षिण टोले में रखा गया है, वो वाल्मीकि हो तो, चमार हो तो, दुसाध हो तो। दक्षिण टोला दक्षिण टोला का मतलब आपकी आबादी से दूर, अच्छा, आपकी आबादी से दूर, आपकी आबादी से इतनी दूर कि आपकी परछाई भी ना आए।
आप कहीं भी देखिएगा जो अछूत वर्ग के लोग हैं उनको दक्षिण टोला ही कहा जाता है, दक्षिण टोले में रहते हैं। तो उनका उनका आना जाना रास्ता वास्ता सब अलग होता है। वो गांव के बीच रास्ते से आने जाने का उनका कि उनको इजाजत नहीं रही है, क्योंकि वो घर से गुजर नहीं सकते, किसी की चप्पल उठा के गुजरना है, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमको अछूत पन के जो हम शिकार रहे हैं उसके आधार पर ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। दूसरी बात है कि वाल्मीकि समाज का कोई हिस्सा जाटों नहीं खा रहा है या फिर चमार नहीं खा रहा है। वाल्मीकि भी समाज में उन जगहों पर आए हैं, उनको जगह मिली है जो कि आगे उनको साधन मिल गए, संसाधन मिल गए, पढ़ लिख गए, उनको नौकरियां मिली। जबरन तो नहीं ढकेल रहे हैं ना कि नहीं भाई आप पढ़ लिख गए हैं लेकिन आपको हम आने नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। अब आप मान लीजिए कि एक तो संख्या का मसला है, जैसे पंजाब से ये मसला क्यों उठा, पंजाब में ये मसला उठा क्योंकि वाल्मीकि समाज के लोग वहां ज्यादा हैं। जो दलितों में एक तो कि जो दलित आबादी है यानी अनुसूचित जाति की जो आबादी है पंजाब में देश में सबसे ज्यादा है, नंबर एक बात। नंबर दो बात कि उसमें वाल्मीकि की संख्या सबसे ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि वहां बेरोजगारी का जो औसत होगा वो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उनकी आबादी है। वहां असंतोष जो है वो सबसे ज्यादा होगा। दूसरी जगहों पर आपको असंतोष का लेवल स्तर वो नहीं मिलेगा जो पंजाब में मिलेगा। इसीलिए पंजाब में एक तरह से ये बात उठी और वहां के हाई कोर्ट के बाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट में वो मसला आया। खैर वो लंबी कहानी हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमको कोई भी जो मुद्दा आता है उस मुद्दे को समझने की जरूरत है और बहुत बारीकी से, धैर्य से, उत्तेजना से नहीं, उग्र होकर नहीं, भावनाओं में बहकर नहीं। फैक्चुअल स्थिति क्या है? नौकरियां आप पैदा नहीं कर रहे हो, नौकरियों का अवसर आप कम कर रहे हो और लड़ाई हमारी और आपकी करवा रहे हो। आप नौकरी के अवसर पैदा कीजिए, आप वाल्मीकि कह रहे हैं ना। आप ये बताइए कि केवल इस बात पर हम अध्ययन करें कि इस समय सबसे ज्यादा नारा लगता है सफाई कर्मी का, सफाई कर्मियों की नौकरियां इस पूरी व्यवस्था में कितनी खाई गई है। मैंने बहुत स्टडी की है, रेलवे में की है, नगर पालिका नगर निगम में की, हमने इसकी बहुत बाकायदा स्टडी की है और ये पाया है। आज आप देखेंगे दिल्ली के दिल्ली नगर निगम में जो नई दिल्ली नगर निगम है, नई नगर पालिका परिषद है, उसमें मैंने आरटीआई डाल के पूछा कि भाई ये बताइए कि आप इतने आधुनिक किस्म के आपने बना दिए शौचालय, अब ये सब बताइए कि काम इसमें कौन करता है? क्या कोई परमानेंट एम्प्लॉय है? नहीं, वो कंपनियों को चला गया है ठेका। कंपनियां क्या कर रही हैं? कंपनियां कर रही हैं कि वो बहुत कम वेतन पर, मैंने कई जाके ऐसे लोगों से इंटरव्यू किया है, मेरे पास उसके वीडियो रिकॉर्डिंग है। रेलवे में आप आ जाइएगा तो एक नया ट्रेंड आपको मिलेगा कि आजकल सफाई जो काम करने का जो परमानेंट पोस्ट होता था वो भी खत्म कर दिया गया, अब वो कंपनियों को दे दिया गया है। अब जो बिस्तर देता है यानी कि जो आपके सोने के समय जो कपड़े आपको चद्दर तकिया और खोर ये सब देता है, उन लोगों को ही वो काम भी दे दिया है। आप इस बात को यदि हम नहीं समझेंगे कि आखिर में ये असंतोष जो हमारे भीतर इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे लिए जो अवसर इस समय, हमारी कितनी कंपनी है आप बताइए? कोई भी जो सफाई काम में लगा हुआ है ट्रेडिशनल तरीके से, उसमें एक आदमी का बताइए कि कोई बड़ी कंपनी बना लिया हो उसने, उसकी बड़ी कंपनी को सरकार में कहीं ये मिल गया हो कि हाँ भाई इसकी आप सफाई व्यवस्था देखिए। तो आप खेल रहे हैं हमारी भावनाओं से, हमारी भावनाओं से आप खेलने का काम कर रहे हैं, तो ये तो नहीं चलेगा और ये नहीं चलना चाहिए, मेरा ये कहना है। तो वाल्मीकि समाज के लोगों को आप जब काम नहीं देंगे तो आप उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे? मैंने अभी हरियाणा में जो सफाई करने वाली जो महिलाएं हैं उनकी हाथ की लिखी हुई कहानियां पढ़ रहा था। उनका सबसे बड़ा संकट ये है कि वो उनके पास अस्थाई नौकरी नहीं है, अस्थाई नौकरी नहीं है। अस्थाई नौकरी ना होने की वजह से कर्ज में दबी रहती है, कर्ज में दबे रहने की वजह से वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, उनकी स्वास्थ्य खराब होता है तो प्रॉपर इलाज नहीं, एक पूरा चेन बनता है, पूरी कड़ी बनती है। तो ये आप देखिए कि आपको इम्पावर्ड जो करना है, आपकी जो ताकत बढ़ाई जाती है वो ताकत
क्या सचमुच में ये नारे से बढ़ रही है कि आपको अधिकार नहीं मिल रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल रही? क्या इससे आपको ताकत मिल रही है या फिर आप कमजोर हो रहे हैं? इस पॉइंट पर आके आप सोचिए, तब आप ठंडे दिमाग से सोच पाएंगे सारी बातें। जी, सर मैं एक समस्या और हमारे साथ आ रहा है कि जैसे गांव देहात में, शहर प्रदेश में कहीं जाते हैं, किसी दुकान फैक्ट्री में काम करते हैं, तो लोग अपनी जात छुपा के आते हैं, टाइटल बदल के आते हैं। वो जात छुपाना, टाइटल बदलना, उसके पीछे क्या आप कारण देखते हैं? भाई आप तो खुद ही देखिए, अभी आप कह रहे थे ना कि 70 साल हो गया, समानता का अधिकार है, आप खुद कह रहे थे। है? अब आप सोचिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि समाज लोगों को टाइटल छिपानी पड़ती है, क्योंकि समाज में ये भावना जिंदा है, भीतर ये विचारधारा जिंदा है कि ये अगर निचली जिसको हम जाति का कहते हैं, हम जिसको छोटी जाति का कहते हैं, अगर उस जाति का आदमी है तो हम उसके भीतर उससे जो बातचीत का जो लहजा होगा, उसके जो साथ जो व्यवहार होगा, वो बिल्कुल अलग होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको छिपाना चाहते हैं। हम कहते हैं भाई आप हम इंसान की तरह तुम मेरे साथ व्यवहार करो, इंसान की तरह करो। हम तो इंसानियत वाले आदमी हैं, मानवीय लोग हैं, तो हम तो चाहेंगे कि हमारे साथ इंसान की तरह व्यवहार। लोगों को सर कमरा नहीं मिलता, नौकरी नहीं, मिलता, जगह नहीं मिलता, इसलिए मजबूरी में वो लोग अपनी जात छुपाते हैं। क्या छुपाना पड़ता है? कहाँ कमरा? आप चले जाइए और पूछिए कि मैं चमार जाति का हूँ और मैं आपके यहाँ कमरा चाहता हूँ, पैसे मैं दूंगा आपको, हाँ, आप जितना पैसा मांगेंगे मैं दूंगा, लेकिन आप मुझे क्या अपने घर के में कमरा एक दे दीजिएगा। देखिए वो आपको ऊपर से नीचे किस घृणित निगाह से देखेगा या देखेगी। जी, तो आप सोचिए कि आपको कमरा नहीं मिलेगा, आप उसके बगल में बैठ के ये घोषित करके कि हम चमार हैं, आपके बगल में खा रहे हैं, हम वाल्मीकि हैं, आपके यहाँ खा रहे हैं, आपके इस बर्तन में खा रहे हैं, ये कोई इजाजत दे देगा? नहीं देगा, जी, नहीं दे रहा। इसीलिए आप केवल केवल दलित में ही नहीं, अभी तो आप देखिएगा कि मुसलमानों में जो भय है, जो आतंक है, उसकी वजह से मुसलमान महिलाएं जो घरों में जाती हैं काम करने, उनको अपना नाम बदलना पड़ता है, नाम बदलना पड़ता है। क्या करें वो, कैसे जिंदा रहेंगी? क्योंकि आपने समाज में एक घृणा पैदा कर दी है कि मुसलमान है तो ये तो खराबी होगा। तो उसको मैंने पहले देखा रिजर्वेशन लोग पहले, अब तो नहीं, पहले मैंने देखा था जिस समय ये सारा दौर शुरू हो रहा था, रिजर्वेशन में लोग अपना नाम बदल के और वो रिजर्वेशन लेके जाते थे ट्रेन में। इतना डर था उस समय भी। ये बहुत पुरानी बात, अब तो खैर संभव नहीं है ये कि आप नाम बदल के जाए, चूंकि आपका आई कार्ड देखा जाएगा। ये बाद में व्यवस्था बनी कि आपको आई कार्ड भी दिखाना। आप सोचिए अब वो कितनी मुसीबत से झेलता हो। बहुत सारे अब ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो वो कहते हैं ट्रेन में हम नहीं जाएंगे, जहां पर आइडेंटिटी का मसला है कि हमको दिखाना पड़ेगा, उससे वो बचने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपने इतना असुरक्षित कर दिया है। असुरक्षित कैसे कर दिया है? एक के मन में घृणा पैदा कर दी कि सामने वाला जो घृणित है वो कल दलितों के लिए था, आज मुसलमानों के लिए या किसी के लिए भी हो सकता है। तो ये घृणा पैदा आप कर रहे हैं, नफरत सिखा रहे हैं, तो लोग बचने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे? तो ये कोई, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जब तक कि आप दुरुस्त नहीं होंगे, आपकी विचारधारा समानता के आधार पर जीने की विचारधारा नहीं बनेगी, आपका दिमाग यदि जाति से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये पूरा चेन वो बना रहेगा, ये पूरा ढांचा बना रहेगा। सर मैं अगला सवाल लेने के पहले मैं आपसे जानना चाहूँ, आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? किसको अपना जो इष्ट आदर्श जो भी समझे? नहीं, मैं किसी व्यक्ति को आदर्श मान के नहीं चलता। मैं व्यक्ति को आदर्श, मेरी विचारधारा ही आदर्श है मेरे लिए। मैं ये मानता हूं कि समाज में समानता, समानता की विचारधारा वो मेरा आदर्श है। आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर लास्ट जाते-जाते हमारा ये चैनल बहुजन समय है, इसके लिए 2 शब्द ज़रूर आप कहें। बहुजन समय नाम बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि बहुजन का ये समय है और बहुजन के लिए ये समय और ज्यादा निखरे, और ज्यादा ये बहुजन समय के रूप में जाना जाए। इस लिहाज से मैं कहूँगा कि आपका प्रयास अ, जारी रहना चाहिए। आप बेहतर समाज में कंट्रीब्यूट करेंगे, आपका योगदान होगा, ऐसा भरोसा करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं किस तरह से हमारी बातचीत रही। आप प्रतिक्रिया में ज़रूर बताएँ हमारी बात कैसा लगा, और कोई आपका सवाल रह गया हो तो कमेंट लिखें, और कहाँ से देख रहे हैं ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे चैनल को कहाँ-कहाँ से लोग देखते हैं। और लास्ट में यही आपसे अपील है कि अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।